नौ द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में 9 द्वीपों के महाद्वीप में हर जगह से कई प्रतिभाशाली लोग होंगे। डिवाइन क्षेत्र के पहले साधना सम्राट के अलावा आपने कभी और कितने प्रतिभाशाली लोगों के बारे में सुना है? आप इतने अहंकार से कैसे कार्य कर सकते हैं? आप ये भी नहीं जानते कि आपके प्रतिद्वंदी कौन होने चाहिए। आप इतने अहंकार से कार्य करने की हिम्मत करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप डिवाइन क्षेत्र के पहले साधना सम्राट बनेंगे? राजकुमार अर्पित ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। राजकुमार अर्पित के शब्द वैदिक के कान के पर्दों को तेज तलवारों की तरह भेद रहे थे। वाघेला वंश के पहले साधना सम्राट का मानना था कि वागधीश ही एकमात्र व्यक्ति है जो उसके खिलाफ लड़ सकता है। जब दक्ष ने वागधीश और रेड क्लाउड क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ हाथ मिलाया था तो शुरुआत में उसका कोई महत्व नहीं था। लेकिन क्या वैदिक को सचमुच पता था कि शुरुआत में दक्ष कितना शक्तिशाली था? क्या उसे पता था कि दक्ष और वागधीश के बीच कैसा रिश्ता था? उसे कुछ भी नहीं पता था। उसने सिर्फ अपनी राय पर भरोसा करके फैसला लिया था और नतीजा दुखद था। उसने अपने छोटे भाई की जान दांव पर लगाकर उसे मार डाला था। उसने दुश्मन की ताकत की अनदेखी की थी। ये कितनी मूर्खता और कितनी अज्ञानता थी। हालांकि यह भी खत्म नहीं हुआ था। इस समय वागधीश हवा में उठा और वैदिक के सामने पहुंच गया। उसने कहा, आग उद्दंड चिन्ह। वागधीश शांत और तटस्थ लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज ने वैदिक को डर और पश्चाताप से कांपने पर मजबूर कर दिया। ये कितना मूर्खतापूर्ण, कितना अपमानजनक था। हालांकि उसे यह भूलने की इजाजत नहीं थी कि उसने अपनी आग पर दांव लगाया था। ये कैसी त्रासदी थी। उसका भाई मर चुका था जो उनके वंश का सबसे प्रतिभाशाली युवक था, और अब दुश्मन हाथ बढ़ाकर उसकी आग मांग रहा था। कितना निर्दयी। हालांकि उसने वागधीश से शर्त लगाई थी। वागधीश को उसके मूड पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। वागधीश में दया नहीं थी। वह वैदिक की तरह दुखी या क्रोधित नहीं था। इसलिए वागधीश बिना किसी हिचकिचाहट के वैदिक के पास आ गया। उसे आग चाहिए थी। इस समय वैदिक को ऐसा लगा जैसे उसे जख्म दिया गया हो और किसी ने उसके जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। वागधीश के आने से पहले वैदिक ने दिया को चुनौती दी थी, इसलिए वागधीश दयालु नहीं होने वाला था। इधर वैदिक का मुंह फड़क उठा। उसका चेहरा क्रूरता और घृणा से विकृत हो गया था। वाघेला वंश के सदस्य उसके बगल में उतरे। वे सभी गुस्से में थे, लेकिन उनके दुश्मनों को इसकी परवाह नहीं थी। उनके लिए वाघेला वंश के सदस्य बस हार गए थे। अगर वाघेला वंश के सदस्य जीत जाते तो वे भी दक्ष को उतनी ही बेरहमी से मार डालते। क्योंकि तुमने शर्त लगाई है तो ऐसा मत करो। अब तुम बस खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। देवल ने उदासीनता से कहा, क्योंकि शर्त वैदिक ने लगाई थी, इसलिए उसे खुद पर काबू रखना था। उसे नतीजों का अंदाजा लगाना चाहिए था। इधर वैदिक ने अपना हाथ उठाया और अपनी आग वागधीश को दे दी। अब वह और भी ज्यादा गुस्से में था। उसने वागधीश को हत्या की आंखों से देखा। वागधीश बर्फीली मुस्कान के साथ मुस्कुराया और आग ले ली। फिर उसकी आकृति चमक उठी और वह दिया के पास आ गया। वागधीश ने दिया को आग देते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा दोस्त तुम्हें आग देना चाहता है तो इसे ले लो। दिया ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा, धन्यवाद भाई दक्ष। छोटी बच्ची, तुमने मुझे एक गोली दिलाने में मदद की। ये कुछ भी नहीं है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें जाना चाहिए। इस समय श्रीजीत ने कहा। फिर वह कूदकर दक्ष के पास उतरा। दक्ष ने श्रीजीत की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। दक्ष ने रौनक को मार डाला था और वाघेला वंश के कुछ बेहद शक्तिशाली योद्धा अभी भी आसपास थे। वे उसे मारना चाहते थे। उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना था, खासकर इसलिए क्योंकि जो महान सम्राट अभी अभी गए थे वे कभी भी वापस आ सकते थे। एक तेज हवा चलने लगी। दक्ष और श्रीजीत रोशनी की किरण में बदल गए और तेजी से दूर चले गए। श्रीजीत ने दक्ष से वादा किया था कि अगर वह जीत गया तो वह उसे अपने वंश में ले जाएगा और उसे अगले चरण में जाने के योग्य बना देगा। उसका पीछा करो, वैदिक ने क्रूरता से कहा। उसने दक्ष को हत्या की नजरों से देखा। भीड़ दूर तक देख रही थी, जैसा कि दक्ष ने सोचा था। वाघेला वंश को अपनी बात की परवाह नहीं थी। इधर दक्ष के जाने के बाद भीड़ हैरान रह गई। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और राजकुमार अर्पित की ओर देखा। राजकुमार अर्पित डार्क नाइट क्षेत्र के प्रथम साधना सम्राट थे। दक्ष वहां बहुत प्रसिद्ध था। उसे शायद डार्क नाइट क्षेत्र में एक भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था। हालांकि डिवाइन फायर सिटी में उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जैसा कि राजकुमार अर्पित ने कहा था, डिवाइन फायर सिटी में कई प्रतिभाशाली लोग थे और उनमें से कई 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेने वाले थे। अहंकारी व्यवहार करने से पहले अपने शत्रुओं को जानना जरूरी था। जब लोगों ने इस बारे में सोचा तो उन्होंने गहरी सांस ली।
संयमित रहना ही सबसे अच्छा था। क्या होगा अगर उन्होंने किसी को नाराज कर दिया और उनका हाल रौनक जैसा हो गया? ये दुखद होगा। भाई दक्ष बेहद ताकतवर है, शायद वह आपसे मुकाबला कर सकते हैं। दया ने वागधीश की ओर देखते हुए आह भरते हुए कहा। हालांकि वह जानती थी कि दक्ष डार्क नाइट क्षेत्र में प्रसिद्ध है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष इतना ताकतवर होगा। वह सचमुच बहुत ताकतवर है। मुझे नहीं पता कि अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो वह कितना ताकतवर होगा। वागधीश ने दक्ष को दूर से गायब होते हुए देखते हुए कहा। वह इस विचार से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वागधीश ने मुड़कर पीछे देखा। इस समय दो लोग उसे देख रहे थे। उनकी ऊर्जा हवा में फैल रही थी। रेड क्लाउड क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट वागधीश और डार्क नाइट क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट राजकुमार अर्पित। उन्होंने एक दूसरे को देखा। वे शायद 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के युद्ध मंच पर लड़ने वाले थे। यह एक अविश्वसनीय युद्ध होगा। दिलचस्प, देवल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी ऊर्जा भी हवा में उठी। कुछ समय पहले वे एक ही पक्ष में थे, लेकिन वे जानते थे कि 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के युद्ध मंच पर वे दुश्मन हो सकते हैं। डिवाइन फायर सिटी में इन दिनों उनसे मिलने वाला लगभग हर व्यक्ति 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के युद्ध मंच पर उनका प्रतिद्वंदी बन सकता था, भले ही उनमें से कई योग्य ना हो। आज वाघेला वंश को बुरी तरह से अपमानित किया गया है। उसने वैदिक के छोटे भाई रौनक को भी मार डाला। उदाहरण चिन्ह कई लोगों ने सोचा, किसने सोचा होगा कि शुभेंद्र और रेड क्लाउड क्षेत्र के उन लोगों के बीच की कीमिया प्रतियोगिता पूरे पूर्वी शहर को चकित कर देगी। अविनाशी थंडर वंश इधर श्रीजीत और दक्ष अविनाशी थंडर वंश में पहुंचे। यह एक विशाल अंधेरे शहर जैसा था। यहाँ सभी इमारतें काली और शानदार थी। अविनाशी थंडर वंश, दक्ष ने कहा। दक्ष ने चारों ओर नजर दौड़ाए और चारों ओर काले बुर्ज दिखाई दिए। देवमारा कल्प शक्ति हर जगह चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे देवमारा कल्प शक्ति कभी भी आसमान से उतर सकती है। यह क्या है? दक्ष ने पूछा। उसने भय से कुढ़ी और एक भयावह ऊर्जा वाले महल की ओर देखा। यह एक संरक्षित क्षेत्र है जहां मेरा वंश हमारे सभी खजाने, पवित्र सम्राटों के हथियार, देवमारा मोती और देवमारा वज्र कल्प रखता है। इसकी शक्ति पूरे वंश को घेरे हुए हैं। साथ ही अगर कोई बाहर से हमारे वंश में प्रवेश करता है तो ये देवमारा मोतियों को सक्रिय कर देगा और उसकी आत्मा पर आक्रमण करेगा। श्रीजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय उसकी पीठ पर काले पंखों का एक विशाल जोड़ा था, जिसे उसने अपने शरीर में वापस ले लिया। दक्ष उन विशाल पंखों को देखकर उत्सुक था। श्रीजीत के पंख उसे बिजली की तरह तेज चलने में सक्षम बनाते थे। वह बेहद तेज था। अविनाशी थंडर वंश का सदस्य होने के नाते वह शायद कुछ भयानक हमलों से वाकिफ था। पवित्र सम्राटों के हथियार कितने शक्तिशाली और प्रभावशाली! मुझे आश्चर्य है कि किस तरह का योद्धा पवित्र सम्राटों के हथियार बना सकता है। ऐसा व्यक्ति कम से कम एक महान डिप्लॉयमेंट मास्टर तो होना ही चाहिए। दक्ष ने सोचा। पवित्र सम्राट सांसारिकता से ऊपर उठ चुके थे। उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की परवाह नहीं थी। उनकी अपनी भयानक विनाशकारी शक्ति थी, लेकिन उनके पास हथियार भी हो सकते थे और उन हथियारों का उपयोगी होना और उनकी अपनी शक्ति जितना ही शक्तिशाली होना जरूरी था। हालांकि दक्ष के लिए इसकी कल्पना करना कठिन था। पवित्र सम्राटों के हथियार कितने भयानक थे! अविनाशी थंडर वंश के पास पवित्र सम्राटों के हथियार और देवमारा कौशल और तकनीकें हैं। वे बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए, दक्ष ने कहा। दक्ष की बात सुनकर श्रीजीत ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में दक्ष, अंदर आओ। अविनाशी थंडर वंश में प्राचीन परिवारों जितने शक्तिशाली योद्धा नहीं है, लेकिन जो लोग अविनाशी थंडर वंश में शामिल होते हैं वे सभी सच्चे नायक होते हैं। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं लेकिन वे नहीं जुड़ पाते। क्यों? दक्ष ने पूछा। उसने आगे कहा। क्या अविनाशी थंडर वंश उन्हें नहीं चुनता? हालांकि स्तर 2 के समूह 4 सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली समूहों की तरह नहीं है और हम बैठक के लिए लोगों का चयन नहीं कर सकते। फिर भी शहर में हमारा एक विशेष स्थान है। केवल विशिष्ट लोग ही, जिनकी एक निश्चित प्रतिष्ठा है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और फिर उन्हें बैठक के लिए चारों समूहों में जाने के लिए परीक्षा देने की भी आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण चिन्ह श्रीजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आपका मतलब है कि स्तर 2 समूहों का भी चयन किया जाता है? आप भी बैठक में भाग ले सकते हैं? दक्ष ने पूछा। उसने सुना था कि स्तर 2 समूह बैठक में भाग नहीं ले सकते, लेकिन अब श्रीजीत कह रहा था कि स्तर 2 समूह भी बैठक में भाग ले सकता है। वास्तव में हम भी बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन यह अलग है। हम चुनते नहीं। हम लोगों को अपने साथ 4 सबसे मजबूत और शक्तिशाली समूहों में ले जा सकते हैं, लेकिन केवल वे लोग ही हमारे साथ आ सकते हैं जिन्हें हम स्वीकार करते हैं।
इसलिए हमें कोई परीक्षा या ऐसा कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें सीधे 4 समूहों में ले जा सकते हैं। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें 4 समूहों में ले जा सकते हैं। तुम्हें एक सुरक्षा हार मिलेगा और डिवाइन फायर सिटी में कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि तुम पहले से ही 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के लिए एक चयनित उम्मीदवार होगे। श्रीजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। सुजीत की बात सुनकर दक्ष मुस्कुराया। वह समझ गया स्तर 2 के समूह बाकी समूहों से अलग थे। वे अपने लोगों को भेज सकते थे, लेकिन उन्हें अजनबियों को चारों समूहों में भेजने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई स्तर 2 समूह में शामिल हो जाता तो वह बिना किसी परीक्षा के सीधे चारों समूहों में जा सकता था। बेशक प्रतिभाशाली लोगों के लिए ये केवल थोड़ी सी मदद है, क्योंकि प्रतिभाशाली लोग छोटे प्राचीन परिवारों में भी आसानी से परीक्षा पास कर सकते हैं। श्रीजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक प्रतिभाशाली लोगों के लिए ये केवल थोड़ी सी मदद है, क्योंकि प्रतिभाशाली लोग छोटे प्राचीन परिवारों में भी आसानी से परीक्षा पास कर सकते हैं। श्रीजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों अविनाशी थंडर वंश के क्षेत्र में घूमने लगे। यह एक विशाल वंश था और चारों ओर राक्षसी ऊर्जा व्याप्त थी। दूर एक विशाल अंधेरा महल था जो देवमारा कल्प शक्ति से घिरा हुआ था। यदि मैं वहां अपने देवमारा कल्प शक्ति कौशल का उपयोग करता हूं तो मुझे आश्चर्य है कि देवमारा कल्प शक्ति कितनी शक्तिशाली होगी। अंधेरे महल को देखते हुए दक्ष ने सोचा, अविनाशी थंडर वंश देवमारा कल्प शक्ति कौशल का निर्माता था। उनके पास ये कौशल पूर्ण भी था और उनके कई लोगों ने इसमें महारत हासिल कर ली थी। उन्हें यह अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। अगर उन्हें पता चलता कि दक्ष ने देवमारा कल्पशक्ति कौशल का अध्ययन किया है तो क्या वे उसे मार देते। दक्ष ने सोचा। श्रीजीत ने दक्ष का नेतृत्व किया ताकि वे बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकें। श्रीजीत अपनी पीढ़ी का प्रथम साधना सम्राट था और उसका सामाजिक दर्जा ऊंचा था। बहुत जल्दी वे विशाल अंधेरे महल के सामने पहुंच गए। भाई श्रीजीत, तुम वापस आ गए, किसी ने श्रीजीत को देखकर खुशी से कहा। वास्तव में, श्रीजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष और श्रीजीत चलते रहे। कई लोगों ने दक्ष को अपनी काली आंखों से देखा, जिससे दक्ष एक बार कांप उठा। अविनाशी थंडर वंश के अधिकांश लोग राक्षस योद्धा थे। वे सभी क्रूर, ठंडे और विरक्त थे। श्रीजीत वह कौन है? वह अविनाशी थंडर वंश में कैसे आया? वह जरूर काफी ताकतवर होगा। उद्धन चिन्ह। इस समय एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति अपनी विशाल राक्षसी आंखों से दक्ष को घूरते हुए बोला। वह काफी डरावना लग रहा था। दक्ष ने महसूस किया कि उसके ऊपर राक्षसी ऊर्जा दबाव डाल रही थी। ये कितना शक्तिशाली राक्षसी इरादा है, दक्ष ने सोचा। दक्ष की आंखें भी काली पड़ गई और उसने उस आदमी की आंखों में देखा। श्राप देने वाली राक्षसी रोशनी दक्ष की आंखों से निकली और दूसरे की आंखों में घुस गई। इधर वह लंबा और हट्टा कट्टा आदमी हैरान रह गया। उनके बीच गड़गड़ाहट और चटक चटक के साथ ऊर्जाएं चटकने लगी। जमीन पर दरारें पड़ गई। उस आदमी ने दक्ष को घूरा और कहा, दिलचस्प है श्रीजीत, यह आदमी मजेदार है। फिर अगले ही पल वह दक्ष की ओर कूद पड़ा। हवा में गड़गड़ाहट हुई। उसके हर कदम से जमीन जोर से हिल रही थी, मानो दुनिया ढहने वाली हो। इस समय एक विशाल हाथ दक्ष की ओर बढ़ा और भयानक राक्षसी ऊर्जाओं ने दक्ष पर अत्याचार किया। भयानक राक्षसी ऊर्जाएं दक्ष को कुचलकर धूल में मिला सकती थी। श्रीजीत एक तरफ हट गया और धैर्यपूर्वक मुस्कुराया। उस आदमी के लिए यह आसान नहीं होने वाला था। श्रीजीत ने दक्ष की ताकत देखी थी, जिसने वाघेला वंश के छोटे पागल योद्धा को कुचल दिया था। दक्ष बहुत मजबूत था। इधर दक्ष ने अपनी मुट्ठी में भयानक राक्षसी ऊर्जाएं समेटी और मुक्का मारा। अचानक हवा में टूटने और चटकने की आवाजें फैल गई और विशालकाय आदमी पीछे की ओर धकेल दिया गया। उस योद्धा की मोटी और मजबूत भुजाएं कांप उठी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई हो। इस समय वह विशाल आदमी स्तब्ध रह गया और एक पल के लिए दक्ष को मूक दृष्टि से देखता रहा। फिर उसने कहा, बहुत खूब, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीजीत तुम्हें अविनाशी थंडर वंश में लाया। फिर उसने अपनी बाहें हिलाई। हवा में राक्षसी रोशनी चमक उठी और एक चटकने की आवाज सुनाई दी। वह ठीक होने लगा। इस समय हवा में कंपन होने लगा और कई लोग दक्ष की ओर देखने लगे। श्रीजीत वह कौन है? उसने हमारे दोस्त को घायल कर दिया। उसकी शारीरिक शक्ति अद्भुत है। क्या वह डिवाइन फायर सिटी से है? लगता है उसकी शक्ति भी तुम्हारे जैसी है, किसी ने कहा, जैसा कि अपेक्षित था। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के निकट आते ही स्थिति सचमुच मजेदार हो जाती है। हाल ही में एक भयानक डिप्लॉयमेंट कास्ट आया था। अब एक विशाल शारीरिक शक्ति वाला योद्धा यहाँ है और वह लड़की भी शक्तिशाली है। वह शक्तिशाली और सुंदर है।
लेकिन अविनाशी थंडर वंश में हमारे पास पहले से ही कुछ भयानक रूप से शक्तिशाली लोग हैं। एक गोरे और साफ चेहरे वाले युवक ने कहा। जब भीड़ ने उसकी बात सुनी तो उन्होंने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन डिवाइन फायर सिटी में माहौल जीवंत था। कई शक्तिशाली योद्धा यहाँ एकत्रित हुए थे। श्रीजीत, क्या आज उन दो ओबाव की किमियागर वंशों के बीच मुकाबला नहीं होना था? कौन जीता? तुम देखने गए थे, लेकिन असल में ये तो बस छोटे छोटे लोगों का एक समूह है। सच में ताकतवर योद्धाओं ने अभी तक लड़ाई शुरू नहीं की है, किसी और ने कहा। इस समय उनके चारों ओर अचानक 1 दर्जन लोग प्रकट हो गए थे। वे सभी अविश्वसनीय लग रहे थे और उनमें अलग अलग तरह की ताकत थी। इधर श्रीजीत ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए भीड़ से कहा, अगर मैं आपको बताऊं कि आज क्या हुआ तो आपको वहां ना जाने का अफसोस होगा। ओह, तो हमें बताओ, किसी ने कहा। सबसे पहले कीमिया प्रतियोगिता के बारे में। वाघेला वंश के योद्धा रेड क्लाउड क्षेत्र के योद्धाओं से हार गए। एक छोटी लड़की ने शुभेंद्र को हरा दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, वैदिक भी आ गया था। श्रीजीत ने कहा, ओ, वैदिक आ गया था? कितना बेशर्म है। वह वाघेला वंश का प्रथम साधना सम्राट है। क्या वह छोटी लड़की को धमकाना चाहता था? उसने रेड क्लाउड क्षेत्र के योद्धाओं को अपमानित किया होगा। किसी ने कहा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, छोटी बच्ची का भाई भी आ गया। बताओ वह कौन होगा? श्रीजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। सब ध्यान से सुन रहे थे। सस्पेंस असहनीय था, लेकिन श्रीजीत जानबूझकर सस्पेंस बना रहा था। किसी ने पूछा, कौन वागधीश? श्रीजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, रेड क्लाउड क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट वागधीश। भीड़ ने हैरान होकर कहा। इस समय कई लोगों की भौहें तन, लेकिन उनकी आंखें चमक उठी। उनमें से एक ने धीरे से कहा, रेड क्लाउड क्षेत्र के प्रथम साधना सम्राट और वाघला वंश के प्रथम साधना सम्राट ने लड़ाई लड़ी और मैं युद्ध से चूक गया। कितने दुख की बात है। उदाहरण चिन्ह नहीं, उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। वहां डिवाइन माउंटेन से देवल और डार्क नाइट क्षेत्र से राजकुमार अर्पित भी आए थे। श्रीजीत ने हंसते हुए कहा, वे सभी लोग इस मौके से चूकने के लिए बहुत दुखी थे। इस समय किसी ने कहा, श्रीजीत, सस्पेंस खत्म करो, हमें पूरी कहानी बताओ। हे, उनकी बात सुनकर श्रीजीत हंसा। फिर श्रीजीत ने कहा, वैदिक ने वागधीश के खिलाफ लड़ने या कोई कीमिया प्रतियोगिता करने से इनकार कर दिया। उसने रौनक को लड़ाया। उसका प्रतिद्वंदी कोई भी हो सकता था। वागधीश के अलावा आखिरकार किसी ने स्वेच्छा से रौनक को मार डाला। रौनक को मार डाला? भीड़ ने हैरान होकर कहा। लोगों ने गहरी सांस ली। वे सब जानते थे कि रौनक कौन था। वे जानना चाहते थे कि ऐसा किसने किया, किसने रौनक को मारा। कितना दुस्साहस, किसी ने रौनक को मार डाला। वह बहुत ताकतवर है। रेड क्लाउड क्षेत्र के लोगों में वागधीश के अलावा और कौन रौनक को मार सकता था? वाघेला वंश उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। किसी ने कहा, जाहिर है, इसीलिए तो कुछ मिनट पहले तक वे हमारा पीछा कर रहे थे। श्रीजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रीजीत की बात सुनकर भीड़ हैरान रह गई और श्रीजीत के बगल में खड़े दक्ष को घूरने लगी। दिलचस्प बात है, उसने रौनक को मार डाला। उद्धरण चिन्ह। किसी ने कहा, हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी शारीरिक शक्ति इतनी अद्भुत है। मैं भी तुमसे हार गया पर मजा आया। खैर, तुम बहादुर हो। विशाल आदमी ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। अब उसे श्रीजीत की कहानी समझ आ गई थी। विदेश के लोग रौनक को नहीं जानते थे, लेकिन डिवाइन फायर सिटी के सभी लोगों उसे जानते थे। दक्ष बेहद ताकतवर था। वे लोग देखना चाहते थे कि दक्ष कितना ताकतवर है। तुम सब इतने खुश क्यों हो? इसी समय किसी ने पूछा। एक व्यक्ति हवा में दिखाई दिया। वह बिना हिले डुले हवा में ही रुक गया। अरे उमेश, तुम यहाँ हो? तुम्हारे डिप्लॉयमेंट मंत्र तो कमाल के हैं, लेकिन उस आदमी की शारीरिक शक्ति भी कमाल की है। तुम्हें मुकाबला तो करना ही चाहिए, विशाल आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। इधर जब दक्ष ने उसे देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसे ठंडी निगाहों से घूरने लगा। अचानक श्रीजीत को एक ठंडी ऊर्जा का एहसास हुआ। हवा में उमेश की मुस्कान अचानक उसके चेहरे पर जम गई। उसने दक्ष की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं। उमेश, उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय से भाग निकला था, इसलिए वह पूर्वी शहर के रास्ते डिवाइन फायर सिटी में पहुंचा था। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उमेश ने भी वही रास्ता अपनाया था। इधर जब उमेश ने दक्ष की बात सुनी तो वह भी उदासीनता से मुस्कुराया, लेकिन ये स्वाभाविक मुस्कान नहीं थी। भाई अक्षांश, पिछली बार चंद्र इमारत के रहस्यमय क्षेत्र में मैं तुम्हारे लिए चिंतित था। मुझे लगा था कि तुम मर गए हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर मिलेंगे। मैं बहुत खुश हूँ, उमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्षांश भाई दक्ष, श्रीजीत ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा।
दक्ष मुस्कुराया और बोला, जब मैं उमेश के डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में था तब मैं यही नाम इस्तेमाल करता था। मैं समझ गया, मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक दूसरे को जानते होंगे। श्रीजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वह एक अच्छा दोस्त है। उस समय भाई उमेश ने मुझे मारने के लिए कई महान सम्राटों के साथ मेरा पीछा किया था। वे मुझे लगभग मार ही डालने वाले थे। मैं भाग्यशाली था, वरना मैं यहाँ नहीं होता। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष की बात सुनकर उमेश ने लंबा चेहरा बनाया। वैसे पिछली बार आपको डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में एक अनमोल और रहस्यमय खजाना मिला था। भाई उमेश, आप बेहद मजबूत और प्रतिभाशाली हैं। आप लोगों की यादें चुराकर उन्हें अपना बना सकते हैं, फिर उन यादों का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की ताकत सीखकर उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक भयानक तकनीक है। भाई उमेश, उस समय आप मुझसे लड़ना चाहते थे और मेरी यादें चुराना चाहते थे। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष की बात सुनकर उमेश का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। सब लोग अचानक उमेश को ठंडी निगाहों से देखने लगे। उमेश अचानक डरा हुआ सा लग रहा था। लोगों की यादें चुराना एक भयानक और बेहद खतरनाक काम था। इस समय अविनाशी थंडर वंश के लोगों को अचानक किसी ऐसे व्यक्ति की याद आ गई जो अचानक बहुत बेवकूफ़ हो गया था। उमेश, तो ये तुमने ही किया था, किसी ने उमेश को ठंडी नज़रों से देखते हुए कहा। सब उसे भावशून्यता से घूर रहे थे। कुछ दिन पहले ही कोई अचानक बेवकूफ़ हो गया था और अब उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। किसी को भी इस विपत्ति का कारण पता नहीं चला था। हालांकि अब सबको समझ आ गया था, उनके क्षेत्र में इतना खतरनाक व्यक्ति छिपा था। वह लोगों की यादें चुरा सकता था। वह डिप्लॉयमेंट मंत्रों का इस्तेमाल करके लोगों की यादें और ताकत चुराकर उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वह विनम्र और मिलनसार दिखता है। वह कभी लोगों से बहस नहीं करता। यही उमेश का असली चेहरा है। उद्दंड चिन्ह। दक्ष ने हवा में उठते हुए कहा।